बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज एनबी न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो। नाज़रीन, 24 नवंबर की पीटीआई की जो फाइनल कॉल है या सख्त कॉल, वो जिहाद की शक्ल अख्तियार करती जा रही है और इसका बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान भी कर दिया गया है। ये भी इतलात मौसूल हो रही हैं कि पीटीआई ने इस जिहाद को यानी 24 नवंबर की सख्त कॉल को कामयाब बनाने के लिए तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी से भी राब्ते किए हैं और उसका पहला बाज़ाब्ता नतीजा भी सामने आ चुका है। इस पर भी बात करेंगे और बात करेंगे सेंट्रल एपेक्स कमेटी का इजलास जो आज होना था, अब कल तक मौखर हो गया है और उसमें और भी कुछ चीजें सामने आई हैं। क्या मामला डिस्कस होंगे उस पर भी बात करेंगे। और फिर पीटीआई के एक रहनुमा ने कहा है कि एहतजाज तक यानी 24 नवंबर के एहतजाज तक ना हुकूमत से कोई बात होगी ना ही इस्टेब्लिशमेंट से कोई बात होगी, जबकि अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट से बात करने के लिए तैयार हो चुके हैं और वो तैयार हैं। मुमकिन है कि इस हवाले से कल कोई बहुत बड़ी पेशरफ्त हो। इस पर भी बात करेंगे और बात करेंगे वजीर आला हाउस खैबर पख्तूनख्वा की कि वजीर आला हाउस खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त पख्तूनख्वा के अवाम के लिए वबाल बना हुआ है। एक सरकारी इमारत एक सियासी जमात की सूबाई ऑफिस बन के रह गई है, या फिर यूं समझें कि पहले जो चीजें अपना हुआ करती थी बनी गाला में, अब वो तमाम मामलात या मीटिंग्स या इजलास या बैठकें शिफ्ट होकर वजीर आला हाउस पिशावर चली गई हैं। ये मामला क्या है, इस पर भी बात होगी। और बात होगी अमरीकी महकमा दिफा की जानिब से ऑडिट जो हुआ है, उसमें पेंटागन में एक सनसनीखेज किस्म के इंकशाफात सामने आए हैं। इमरान खान के खिलाफ इस्लामाबाद में कितने मुकदमात हैं और आज तोशाखाना 2 के मुकदमात में जो फर्द जुर्म आयद होनी थी वो मामला कहां तक पहुंचा है, और सिर्फ अक्टूबर में बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के कितने वाकयात रूनुमा हुए हैं। ये तमाम उमूर आज के विलाग में शामिल होंगे। आपसे इल्तमास, अगर आपको मेरा प्रोग्राम अच्छा लगे तो मेरे विलाग को, मेरे प्रोग्राम को, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आप तक बर वक्त मेरे नए व्लॉग की इतलात मौसूल होती रहे। वो कहते हैं ना, टल्ली खड़का दें, जरा थोड़ी सी टल्ली भी जरा खड़का दिया करेंगे तो मेहरबानी होगी। और कमेंट बॉक्स में आप अपनी आरा से भी जरूर आगाह करें ताकि हम अपने प्रोग्राम को मजीद बेहतर कर सकें। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक रिपोर्ट दाखिल कराई गई है आईजी पुलिस की तरफ से, आईजी इस्लामाबाद की तरफ से, और उसमें कहा गया है कि इस्लामाबाद की हुदूद में इमरान खान के खिलाफ बानी पीटीआई इमरान खान के खिलाफ मजमूई तौर पर 62 मुकदमात दर्ज हैं और ये बहुत बड़ा फिगर है। इसके अलावा जो तोशाखाना केस में जो एडीजे हैं अपना शाहरुख अर्जमंद, उनकी अदालत में समाअत थी तोशाखाना 2 की, और उसमें 79 जो क्वेश्चंस का जो क्वेश्चनियर दिया गया था बुशरा बीबी को और इमरान खान को, उस पर आज उनको जवाब जमा करवाना था। जिस वक्त तक ये वीलॉग रिकॉर्ड हो रहा है तब तक की इतलात के मुताबिक वो क्वेश्चनियर जमा नहीं करवाया गया, जिससे ये साफ जाहिर है कि पीटीआई या इसमें इसको लिंगारान करना चाहती है, इसको तूल देना चाहती है और इस पे इल्तवा चाह रही है ताकि किसी तरीके से मामला 24 नवंबर तक चला जाए। तो इसलिए ये अभी तक, और दूसरी बात यह है कि पिछले कुछ दिनों से, यानी जब से ये मामला शुरू हुए हैं 24 नवंबर के एहतजाज के, तब से बुशरा बीबी किसी अदालत में पेश नहीं हो रही हैं। जी नाज़रीन, किसी भी अदालत में, यहाँ तक कि उनकी आज एक कोर्ट में जमानत की दरख्वास्त भी लगी हुई थी, उसमें भी आज वो पेश नहीं हुई और तमाम केसेस में वो अपनी बीमारी की दरख्वास्तें जमा करवा रही हैं। जहां वो बीमारी की दरख्वास्तें जमा करवा रही हैं वहां वो चीफ मिनिस्टर्स हाउस पेशावर में बैठकर सियासी प्रोग्राम्स की सदारत कर रही हैं, सियासी प्रोग्राम्स में बैठी हुई हैं। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल बड़ी ऑकवर्ड होती है, बहुत बड़ी खतरनाक होती है। इसके अलावा पूरी दुनिया में कहीं भी जो सरकारी इमारतें होती हैं उनका सियासी इस्तेमाल नहीं किया जाता और इस पर सख्ती से पाबंदी होती है। सरकारी इमारत में सरकारी उमूर पर डिस्कस होता है, मीटिंग्स होती हैं, बैठकें होती हैं, प्लानिंग्स होती हैं, और फिर जिस मामले का वो सरकारी दफ्तर होता है उसको उस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उससे हटकर उसको किसी मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। मुझे याद है एक बार बिलावल भुट्टो जरदारी ने मोहनजोदड़ो में एक फेस्टिवल किया था और उस पर नेब ने एक्शन लिया था, और फिर क्योंकि वो प्रोटेक्टेड कल्चरल हेरिटेज भी था तो वहां पर एक पॉलिटिकल प्रोग्राम होने की वजह से और वहां कुछ ईंटें टूटने पर
بہت بڑا وبال کھڑا ہو گیا تھا اور میڈیا نے طوفان برپا کر دیا تھا، لیکن یہاں وزیر اعلیٰ ہاؤس پشاور متواتر ایک جماعت کا یعنی پی ٹی آئی کا ایک یوں سمجھ لیں کہ اس وقت ہیڈ آفس ہی بنا ہوا ہے. وہاں تمام تقریبات، تمام میٹنگز، تمام بیٹھکیں، تمام غور و فکر کی باتیں، اور 24 مئی کو وفاق پر حملے کی تمام منصوبہ بندی، میں ریپیٹ کر رہا ہوں، وفاق پر حملے کی تمام منصوبہ بندی ایک صوبے کے چیف منسٹرز ہاؤس میں ہو رہی ہے. یعنی وفاق کے خلاف صوبہ باضابطہ طور پر یلغار کا ارادہ رکھتا ہے، صوبہ باضابطہ طور پر وفاق پر حملہ آور ہونے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے، پلاننگ کر رہا ہے، لیکن اس کو روکنے والا نہ تو خود وزیر اعلیٰ کو اپنے منصب کا اور وزیر اعلیٰ ہاؤس کا خیال ہے، اور نہ ہی دیگر اداروں کو اس چیز کا خیال ہے، اور نہ ہی اس وقت تک گورنر کی طرف سے یعنی فیصل کریم کنڈی صاحب کی طرف سے ان کو کوئی نوٹس موصول ہوا ہے. اس حوالے سے فیصل کریم کنڈی صاحب سے رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی، تاہم ان سے رابطہ نہیں ہو سکا. اتوار کے روز چیف منسٹر ہاؤس میں ایک تقریب ہوئی، ایک خطاب ہوا، اور اس خطاب میں بہت سارے یا جو پروگرام ہوا، بیٹھک ہوئی، اس میں بہت سارے ایک چیزیں سامنے. ان میں ایک چیز بہت زبردست اور خطرناک تھی، وہ یہ تھی کہ پی ٹی آئی نے جو معاملات، جو 24 نومبر کے احتجاج کو سکسیسفل بنانے کے لیے، اس کی ہائپ کریٹ کرنے کے لیے، اس کو انٹرنیشنل ایشو بنانے کے لیے ٹی ٹی پی سے رابطے کر لیے ہیں. اتوار کے روز جو وہاں پر ایک پروگرام ہوا، اور اس پروگرام میں اگر آپ دیکھیں تو الجہاد الجہاد کے نعرے لگائے گئے. جی ناظرین، اس پروگرام میں الجہاد الجہاد کے باضابطہ طور پر نعرے لگے، اور اس کے حوالے سے آپ یہ ذرا ویڈیو ملاحظہ فرما لیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ وزیر اعلیٰ اس میں ہوا کیا تھا. اب اس کے بعد آپ خود اندازہ لگا لیں کہ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں اس طرح کے نعرے لگنا اور وفاق پر حملہ آور ہونے کی منصوبہ بندی کرنا، یہ اپنے آپ میں حیران کن ہے، لیکن اس پر کوئی بھی توجہ نہیں دے رہا. اب ہم بات کر لیتے ہیں امریکی محکمہ دفاع کی. اسٹیبلشمنٹ کہیں کی بھی ہو، چاہے وہ پاکستان کی ہو یا باہر کی ہو، اسٹیبلشمنٹ ہی ہوتی ہے، ان سے پوچھنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. تو امریکی محکمہ دفاع کی جانب سے آڈٹ میں 7ویں مرتبہ جو آڈٹ کر رہے ہیں حکام، وہ جاننے میں ناکام رہے کہ پینٹاگون نے $824 ارب کہاں خرچ کیے ہیں. آڈیٹر کو پینٹاگون کے کھاتوں کی درست معلومات فراہم نہیں کی گئی، اور مجموعی طور پر محکمہ دفاع کے 28 ادارے ہیں اور ہر ادارے کا آڈٹ الگ ہوتا ہے. آڈیٹر اس وقت جو صورتحال سے اس کو دیکھتے ہوئے وہ بتانے سے قاصر ہیں کہ انہوں نے جو آڈٹ کیا ہے وہ نامکمل معلومات کے ساتھ جو آڈٹ کیا ہے وہ آڈٹ درست بھی ہے یا غلط بھی ہے. 2018 سے متواتر آڈٹ کی کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن آڈیٹرز اس چیز سے قاصر ہیں کہ ان کو مکمل معلومات فراہم نہیں کی جاتی. اس لیے بہرحال میں اسٹیبلشمنٹ کے معاملات میں مزید بات نہیں کروں گا، کیونکہ بات کروں گا تو پھر ہماری اسٹیبلشمنٹ کے بھی چیزیں سامنے آئیں گی، کیونکہ یہاں تو آڈٹ ہوتا نہیں ہے، یہاں تو دیکھا ہی نہیں جاتا. یہاں تو ان کا اپنا انٹرنل سسٹم ہے، اکاؤنٹیبلٹی بھی ان کی اپنی ہے، اور انویسٹمنٹ کا محکمہ بھی ان کا اپنا ہے. جس بزنس میں چاہیں یہ پیسے لگا دیں، ان سے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے. تو بہرحال یہی وہ وجہ تھی کہ نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ میں تنازع ہوا تھا، لیکن اس کے بعد پھر خاموشی چھا گئی تھی. تو بہرحال اب ہم آتے ہیں اہم معاملے کی طرف. پہلے میں یہ بات کرتا ہوں کہ اس وقت جو چیز سامنے آ رہی وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے رہنما ہیں شیخ وقاص صاحب. شیخ وقاص نے کہا ہے کہ احتجاج سے پہلے حکومت یا اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کا کوئی امکان ہے، نہ ہم مذاکرات کریں گے. انہوں نے کہا کہ جب تک احتجاج کے اہداف حاصل نہیں ہوں گے ہم نہیں اٹھیں گے، نہ واپس آئیں گے، اور نہ ہی احتجاج ختم ہوگا. یعنی
वकास शेख साहब कितने वसूख से ये चीज कह रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान ने कहा कि किस चीज के मुज़ाकरात, जिसको मुज़ाकरात करने वो मुझसे करे। तो जब मुज़ाकरात ही उनसे करने हैं, तो वहां अगर कोई मुज़ाकरात होते हैं तो उन मुज़ाकरात के लिए भी क्या इमरान खान से उनकी मर्जी पूछी जाएगी? क्या कैदी से पूछा जाएगा कि हम तुम्हारे साथ बैठकर बात कर सकते हैं? इमरान खान अगर खामोशी अख्तियार कर लें तो एक अलग बात है, बदसूरत दीगर ये तो बहुत मुश्किल काम है। अब दूसरी तरफ अगर आप देखें तो अली अमीन गंडापुर 24 नवंबर के हवाले से इस्टेब्लिशमेंट से बात करने के लिए जहनी तौर पर तैयार हैं और तैयार हो चुके हैं। आज सेंट्रल एपेक्स कमेटी का इजलास होना था इस्लामाबाद में, और उसमें जितने भी उमूर थे सारे जेरे बहस आने थे, लेकिन आज का इजलास कल तक मुलतवी हो गया। यहाँ पर मैं एक चीज आपकी तरफ आपके जहनों में ये रखना चाह रहा हूँ, पॉइंट आउट करना चाह रहा हूँ कि जो पीटीआई इस मरहले पर ये इतने बड़े फाइनल कॉल की और सख्त कॉल की उन्होंने जो प्रोग्राम प्लान किया है, लेकिन उनको ये ध्यान में रखना चाहिए कि सिर्फ अक्टूबर में खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के 48 मामला सामने आए हैं, यानी 48 हमले हुए हैं, जिनमें 100 अफराद कमोबेश 100 अफराद जाम बहक हो चुके हैं। ये बहुत बड़ा मामला है, लेकिन ऐसी सूरत हाल में जब दहशतगर्दी एक बार फिर बेलगाम हो चुकी हो और बलोचिस्तान में रोज दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हो, तो वहां पीटीआई की तरफ से इस तरह की कोशिश करना मेरे ख्याल में बहुत ही जोखिम भरा काम है। तो अब आते हैं सेंट्रल अपेक्स कमेटी में। तो सेंट्रल अपेक्स कमेटी में अली अमीन गंडापुर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, डीजी आईएसआई और आईबी के सरबराहान, प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, अपना इंटीरियर मिनिस्टर, सारे आमने सामने होंगे। तो वहां अली अमीन गंडापुर का कहना है कि वहां पर अगर बात निकली तो वो इस मामले पर बात कर सकते हैं। उन्होंने पहले तो वाज़ेह तौर पर कहा कि मैं सियासत पर बात नहीं करूंगा, हमें एहतजाजी मार्च करने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। तो वाकई में नहीं है ना, किसने कहा आपको इजाजत है? कानून को हाथ में लेने की किसी के पास कोई इजाजत की जरूरत होती है क्या? मतलब अगर आपने कानून हाथ में लेना है तो आप ले लो। आपको क्या, आप पुलिस वालों से जाकर पूछेंगे कि भाई मैंने फलां को थप्पड़ मारना है, मैं मार लूं जरा? ये अजीब बात है। और दूसरे उन्होंने ये भी कहा है कि मैं इस सेंट्रल अपेक्स कमेटी के इजलास में सियासत पर बात नहीं करूंगा, और ये बहुत बड़ी बात है कि सियासत पर बात नहीं होगी जबकि सियासी हुकूमत है। अब ये मजीद कह रहे हैं कि जब आप जिसमें ये कहा गया कि जब आप अमन आमा की सूरत और नेशनल एक्शन प्लान की बात करते हैं तो असल में पीटीआई और इमरान खान को दरपेश मसाइल पर बात होती है। अमन आमा एक फर्द वाहिद से जुड़ा हुआ मसला है, यानी अमन आमा को इमरान खान से जोड़ दिया गया है। यानी अगर आप अमन आमा की बात करेंगे तो वो मसला पीटीआई का होगा, वो मसला इमरान खान का होगा। और मजीद कह रहे हैं कि गुज़िश्ता इजलासों में भी वो इन मसाइल पर बात करते रहे हैं। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि क्या एपेक्स कमेटी के जो पिछले इजलास हुए हैं उनमें भी पीटीआई के उमूर ज़ेर गौर आए थे? क्या उनमें भी इमरान खान के मामला ज़ेर गौर आए थे? जिस तरह अली अमीन गंडापुर कह रहे हैं, इसका मतलब यह है कि ज़ेर गौर आए थे। तो फिर यहाँ पर इस बात की तस्दीक हो जाती है कि अली अमीन गंडापुर और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान न सिर्फ राबते हैं बल्कि उनके दरमियान मुख्तलिफ उमूर भी ज़ेर गौर आ रहे हैं, उन पर बातचीत भी हो रही है, उन पर बहस मुबाहिसा भी हो रहा है। और अली अमीन गंडापुर वाकई में फिर पिच के दोनों तरफ खेल रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा मामला है, इसको देखने की जरूरत। अच्छा, आगे कह रहे हैं कि पीटीआई एस्टेब्लिशमेंट कशीदगी, पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट कशीदगी किसी के मुफाद में नहीं, ऐसे मसाइल को हल करने की जरूरत है। अब कह रहे हैं कि जब आप इमरान खान को लंबा अरसा जेल में रखेंगे तो उनके लहजे में तलखी आएगी, और वो एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से अगर कोई बात करेंगे तो उसमें सख्ती भी होगी। बहुत मुश्किल बात है ये। मतलब आप अगर अपने वो जो आप कर चुके हैं अगर उसकी सजा भुगत रहे हैं तो उस मामले पर आप इस तरह की बातें कैसे कर सकते हैं? आप एक तरफ आप कह रहे हैं कि मुझे डील नहीं चाहिए, मैं नेगोशिएट नहीं कर रहा, और गार्जियन कहता है कि इमरान खान ने कहा है कि पिछले एस्टेब्लिशमेंट ने कहा है कि इमरान खान पिछले कुछ महीनों से गैर मशरूत मुज़ाकरात के लिए आमादा हैं, लेकिन हम उनसे बात नहीं करेंगे। और गुज़िश्ता रोज जो है वो वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी ऐसी बात की कि जी आप आए, बैठें, बात करें, हमारे दरवाजे तो खुले हुए हैं। लेकिन पीटीआई कहती है कि नहीं, हम नहीं बात करेंगे, हम तो लड़ेंगे।
ہم تو آئیں گے اسلام آباد، ہم اسلام آباد پر حملہ کریں گے، کیونکہ جب مقاصد سیاسی ہوتے ہیں تو بات بھی سیاسی طریقے سے ہوتی ہے۔ جب مقاصد سیاسی ہوتے ہیں تو پھر سیاست دان آپس میں بیٹھ کر بات بھی کرتے ہیں۔ جب مسائل سیاسی نہ ہوں تو پھر بات غیر سیاسی انداز میں ہوتی ہے۔ سیاستدان کبھی مذاکرات کا دروازہ بند نہیں کرتا، سیاستدان بات کرنے کو ترجیح دیتا ہے۔ سیاستدان ٹیبل ٹاکس پہ آنے کا خواہاں ہوتا ہے، کہیں ایک قدم آگے جانا پڑتا ہے، کہیں دو قدم پیچھے ہٹنے پڑتے ہیں۔ تو پولیٹیشنز جو ہوتے ہیں وہ اس طرح نہیں کرتے کہ اپنے لہجے میں اتنی تلخی اور اتنی سختی بھر لیں کہ نیگوسیشن ہی نہ ہو سکے، بات چیت ہی نہ ہو سکے، مذاکرات ہی نہ ہو سکے۔ یہی وجہ ہے کہ پی ٹی آئی اس وقت پورے پولیٹیکل پروسیس سے الگ ہو چکی ہے، کٹ چکی ہے، تنہا ہو چکی ہے۔ مولانا فضل الرحمان الگ ہو چکے ہیں، اور یہاں تک کہ جو آئین بچاؤ، عدلیہ بچاؤ کمیٹی بنائی تھی محمود اچکزئی صاحب کی سرپرستی میں یا نگرانی میں یا ان کی جو ہے وہ چھتر چھایا میں، اب وہ محمود اچکزئی بھی کہیں نظر نہیں آتے۔ تو اس لیے پی ٹی آئی کی جو سوچ ہے اس کو ہم کسی صورت میں سیاسی سوچ نہیں کہہ سکتے۔ تو سیاست کے انداز میں کی جاتی ہے، سیاسی بیانیہ بنایا جاتا ہے، لیکن ملکی وقار، ملکی سلامتی، ملکی بقا کو سب سے پہلے سامنے رکھا جاتا ہے۔ لیکن یہاں اگر ذاتی مفادات کو اتنی ترجیح دی جاتی ہے کہ اس کے لیے اگر ملکی سلامتی کی بھی قربانی دینی پڑے تو دے دو، یہاں ذات سب سے زیادہ ہے، یا عمران خان سب سے پہلے، عمران نہیں تو اور کون، سلوگن دے رہے ہیں نا، ہم نہیں تو اور کون، عمران نہیں تو اور کون نہیں، اور سب ختم ہو گئے۔ تو بہرحال یہ صورتحال ہے، اور یہ اس وقت تک کی اپڈیٹس ہیں جو آپ کی خدمت میں لے کر میں حاضر ہوا تھا۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔